हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद के सर के साथ। तो पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट की थी भाई हमने 12th क्लास की, एंड 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में हमने पार्टीशन कंप्लीट कर लिया था, पार्टीशन की प्रोसेस कंप्लीट कर ली थी। अब चलने वाले हैं कि भाई जो विभाजन हुआ था, जो पार्टीशन हुआ था, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रिजल्ट से क्या निकला। अभी विभाजन तो हो गया, पार्टीशन तो हो गया, उसके रिजल्ट क्या निकले। जो बच्चे हमसे हमारे बैच में ऐड हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि बच्चों क्लासेज लेट आ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी क्या है, स्कूल का भी ऑफ था और क्लासेज ऑफलाइन सब ऑफ थी, सही ठीक है। तो उस वजह से हम थोड़ा क्या है, घूमने वगैरह निकल गए थे कहीं कहीं इधर उधर, ठीक है, उस वजह से। और दूसरी बात ये है कि देखो अपने को क्या करना है कि धीरे धीरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, वरना आपको ही पता है कि भाई ऑनलाइन में ऐसा भी होता है कि 2-3 दिन में एक बार हम चैप्टर पूरा करा दें। बट अपने को ऐसे नहीं करना है कि भाई 3-4 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना। हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे भाई अक्टूबर नवंबर तक आराम से। अक्टूबर नवंबर, नवंबर हाईएस्ट है भाई, नवंबर तक अपना सिलेबस हो जाए, ताकि दिसंबर जनवरी फरवरी ये अपने को क्या मिले, जनवरी तक, दिसंबर जनवरी और आधा फरवरी। तो नवंबर या अक्टूबर आधे तक अपना क्या हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उस वजह से हम ये धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। बट हाँ, हमको जो कंटेंट मिलना चाहिए वो बेस्ट मिलना चाहिए, उसके साथ में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। भाई मेरा ये मानना होता है कि आप कम पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि जितना एक बार पढ़ लिया उतना याद रहे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई एक ही दिन में 4-5-7-8 क्लास देख ली, ठीक है, याद कुछ रहा नहीं, क्या मतलब निकला। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं सर हम एक दिन में एक ही क्लास देखेंगे, बट जितना पढ़ेंगे उतना याद रहेगा। तो मेरा मानना ऐसा है कि एक दिन में चाहे तुम एक ही क्लास देखो, बट उस क्लास में जो टीचर के द्वारा बताया गया है, जहाँ भी आप पढ़ते हो, जिन भी जो भी सर आपको पढ़ाते हैं उनके द्वारा, वो क्लास में जो भी टीचर के द्वारा आपको बताया गया है वो हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये इफेक्टिव स्टडी मानी जाती है। तो क्लास कम आ रही है, हो सकता है, बट जितना पढ़ा रहा हूँ बच्चों उतना तो आपको याद होना चाहिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए भाई, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, एंड अगर बात करें हम, तो हमने प्रोसेस ऑफ पार्टीशन तो कंप्लीट कर लिया था स्टूडेंट्स, और प्रोसेस ऑफ पार्टीशन कंप्लीट करने के जस्ट बाद में हम आ गए थे अब कहाँ पर, हमारा 12th क्लास, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसमें भी हम आज जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। कॉन्सिक्वेंसेस को रिजल्ट भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोल सकते हैं, रिजल्ट्स भी बोल सकते हैं, परिणाम क्या निकले, क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। ये क्लास है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाली है। हाँ, यहाँ पे अधिकतर इंग्लिश वर्ड यूज किए गए हैं लिखने के तौर पर, समझाऊंगा मैं हिंदी में ही, ठीक है। दूसरी बात, जो आपको कंटेंट मिलने वाला है, डिटेल्ड नोट्स जो मिलने वाले हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ आपको मिलने वाली है, तो ऐसा आपको टेंशन लेना नहीं है। चलिए, तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन कि भाई रिजल्ट्स क्या निकले पार्टीशन के। विभाजन तो हो गया, विभाजन तो हो गया, पर इसका रिजल्ट क्या निकला, किसका रिजल्ट पूछना है भाई, विभाजन का। कि भाई ये जो पार्टीशन हुआ है, ये जो विभाजन हुआ है, इसके परिणाम क्या निकले, इसके परिणाम या रिजल्ट्स क्या निकले, ठीक है। ये है अपना टॉपिक। अब सुनते जाना बच्चों, इसमें ध्यान से, धीरे धीरे अपन करते हैं इसको कंप्लीट। आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है हमको। चलिए बात करें भाई, सबसे पहला जो आपको पॉइंट याद रखना है कि भाई ह्यूमन हिस्ट्री में, मानव इतिहास में सबसे बड़ा पॉपुलेशन ट्रांसफर अगर माना जाता है तो वो 1947 का माना जाता है। और ह्यूमन हिस्ट्री में ये जो पॉपुलेशन ट्रांसफर था बच्चों, जनसंख्या का एक जगह से दूसरी जगह जाना था, वो काफी अब्रूप्ट था बच्चों, अनएक्सपेक्टेड था बच्चों, और अपन कह सकते हैं कि भाई डिजास्टरस था बच्चों, ठीक है। भाई अपन कह सकते हैं दुखदायी, दर्दनाक, पीड़ादायक, इस प्रकार का यह ट्रांसफर था। क्योंकि विभाजन में क्या हुआ था कि भाई लोग एक देश को छोड़ करके या एक देश की बॉर्डर को पार करके दूसरे देश में जा रहे थे। हमने देखा था कि भाई 1947 में इंडिया पाकिस्तानी बन गए थे। तो लोग बच्चों, सबसे बड़ा पॉपुलेशन ट्रांसफर अगर कोई माना जाता है तो सबसे बड़ा पॉपुलेशन ट्रांसफर माना जाता है अपना कौन सा, 1947 में जो हुआ था। अब्रूप्ट माना जाता है, अनएक्सपेक्टेड माना जाता है और डिजास्टर माना जाता है। सबसे बड़ा पॉपुलेशन ट्रांसफर है ह्यूमन हिस्ट्री का, ये इतना याद रखना है बच्चों आपको, ठीक है। क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है, उनको अपने घर वगैरह छोड़ करके जाना पड़ा था उस वजह से। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो देखो बच्चों, कुछ सिटीज के नाम बता रहा हूं मैं आपको, जैसे कि लाहौर, अमृतसर, कोलकाता। ये नोट्स आपको ऐसे ही लिखने हैं जैसे लिखे हुए हैं सेम। लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, ये डिवाइडेड हो गए थे बच्चों कम्युनल जोन में। कम्युनल जोन हिंदी में बोलते हैं सांप्रदायिक क्षेत्र, क्या बोलेंगे,
सांप्रदायिक क्षेत्र, कम्युनल जोन्स में ये डिवाइड हो गए थे। कम्युनल जोन्स का मतलब क्या है? कम्युनल जोन्स का मतलब है कि भाई अगर मान के चलो कोई स्थान ऐसा है जहां पे हिंदू रह रहे हैं तो वहां पे मुस्लिम नहीं जाएंगे, मुस्लिम जाना अवॉइड कर रहे थे वहां पर। अगर कोई प्लेस ऐसा है बच्चों जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पे हिंदू नहीं जा रहे हैं। कहीं पे हिंदू ज्यादा तो वहां पे मुस्लिम नहीं जा रहे थे। तो भाई कम्युनल जोन में डिवाइड हो गए थे 3 शहर। इन 3 सिटीज में सबसे ज्यादा अवरूप्त देखा गया था पॉपुलेशन ट्रांसफर का, या अपन कह सकते हैं सबसे ज्यादा अगर भयावह स्थिति, खतरनाक स्थिति अगर पॉपुलेशन ट्रांसफर की देखी गई थी तो लाहौर, अमृतसर और कोलकाता, इन 3 जगह देखा गया था। और बच्चों अगर मैं बात करूं पंजाब और कोलकाता की हालत तो ऐसी थी, अपन ने पहले भी देखा था, पंजाब एंड कोलकाता की हालत तो ऐसी थी बच्चों कि जहां पर मुस्लिम लोग रहते थे वहां पर हिंदू और सिख नहीं जाते थे, ठीक है, और जहां पर हिंदू और सिख रहते थे वहां पर मुस्लिम लोग नहीं जाते थे। तो भाई अपन ये कह रहे हैं कि एक ऐसा ट्रांसफर हुआ था लोगों का जिसमें सिटी जो थी, शहर जो थे, वो भी कम्युनल जोन बन गए थे बच्चों, सांप्रदायिक क्षेत्र बन गए थे। कम्युनल जोन मतलब अपन कह सकते हैं कम्युनिटीज के आधार पर, रिलीजन के आधार पर शहर बट गए कि भैया जहां पे जिस धर्म को यूज करने वाले लोग ज्यादा हैं वहां पर उस धर्म की मेजोरिटी चलती थी। फिर दूसरे रिलीजन वाले लोग वहां पे जाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको पता था कि उनका वहां पे वेलकम तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है, प्लस उनको अपनापन बिल्कुल फील नहीं होगा, उनके साथ वायलेंस ही होने वाला है। तो याद रखना है, पहला पॉइंट हमने देखा कि भाई ह्यूमन हिस्ट्री में, मैं रिवीजन भी कराता जा रहा हूँ साथ साथ में। पहला पॉइंट हमने देखा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन में कि ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ट्रेजिक जो ट्रांसफर हुआ था लोगों का या पॉपुलेशन का वो 1947 वाला था, ठीक है, इतना याद रखना है बच्चों। दूसरी बात आपको याद रखनी है वो काफी अब्रूप्ट था, अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है, और अपन कह सकते हैं कि अब्रूप्ट था, अनएक्सपेक्टेड था क्या, 1947 का जो पॉपुलेशन ट्रांसफर हुआ था वो। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि भाई इस पॉपुलेशन ट्रांसफर में लाहौर, ठीक है, अमृतसर और कोलकाता, ये सिटी जो थी बच्चों वो कम्युनल जोन्स, सांप्रदायिक अपन कह सकते हैं क्षेत्र में डिवाइड हो गई थी, जिनमें जिन स्थानों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, वहां पर सिख और हिंदू जाना अवॉइड कर रहे थे। और जिस प्लेस पर या जिन स्थानों पर बच्चों सिख और हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी वहां पर मुस्लिम जाना अवॉइड कर रहे थे, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी वहां पर हिंदू और सिख जाना अवॉइड कर रहे थे। इतना याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये याद रखोगे आप। अगला देखो बच्चों, अगला बात करें तो भाई बॉर्डर के दोनों साइड में बच्चों जो माइनॉरिटीज थी ना, अबाउंड एंड देयर होम्स, भाई उनको क्या करना पड़ रहा था? माइनॉरिटीज मतलब जिनकी पॉपुलेशन कम है, जिनकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ, जैसा बना रहा हूं बच्चों नोट्स वैसे ही बनाने हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिनकी लो है बच्चों, कम है, ठीक है, उनको अपने घरों को छोड़ करके जाना पड़ रहा था बच्चों। अबाउंड एंड मतलब छोड़ करके जाना पड़ रहा था, उनको अपने घरों को छोड़ करके जाना पड़ रहा था मजबूरी में। और घर अगर छोड़ करके वो जा रहे हैं तो फिर उनको एक टेम्परेरी शेल्टर, शेल्टर मतलब आवास, उनको एक टेम्परेरी शेल्टर में रहना पड़ रहा था। उस टेम्परेरी शेल्टर को बोलते हैं रिफ्यूजी कैंप। भाई वो टेम्परेरी शेल्टर कौन से थे बच्चों? तो रिफ्यूजी कैंप्स में उनको अपना जीवन बिताना पड़ रहा था। किसमें बताना पड़ रहा था बच्चों? रिफ्यूजी कैंप्स में उनको अपना जीवन बिताना पड़ रहा था। अगर मैं आपको बताऊं, रिफ्यूजी एक मूवी भी है बच्चों, उसको भी आप देख सकते हो, उसमें भी आप चीजें समझ पाओगे कि रिफ्यूजी कौन होते हैं। रिफ्यूजी एक मूवी भी है, उसको आप सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। तो भाई अगर बात करें, देखो कभी कभी मूवी वगैरह देख लिया करो। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, चलो जो मूवी मैं बताऊं आपको कि ये देख लो तो वो देख लिया करो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हाँ देखना कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है, टाइम मिल जाए, कभी मन ना लगे, या कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो एक मूवी है रिफ्यूजी, अभिषेक बच्चन की है शायद, हाँ तो वो देख लेना एक बार, ठीक है। रिफ्यूजी, बॉर्डर फर्स्ट, वो जरूर देखनी है, ठीक है। बॉर्डर फर्स्ट में आप समझ पाओगे पार्टीशन क्या है। जो बॉर्डर फर्स्ट मूवी है अपनी, ठीक है, पहली वाली पुरानी वाली जो बॉर्डर है सनी देओल वाली, ठीक है, सेकंड वाली भी सनी देओल की है, बट पुरानी वाली जो बॉर्डर है अपनी वो वाली देखनी है आपको, ठीक है। एक रिफ्यूज देखना, फिर आप समझ पाओगे पूरी प्रोसेस क्या है। खैर, तो भाई हाँ बॉर्डर के दोनों साइड बात करें, अब दोनों साइड की बात कर रहा हूँ तो मैं एक बात कर रहा हूँ इंडिया की, एक बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। इंडिया में माइनॉरिटी में कौन भाई? मुस्लिम हो गए थे,
और पाकिस्तान में माइनॉरिटी में कौन हो गए थे भाई, हिंदू एंड सिख हो गए थे। तो अब भाई अगर बात करें कि इनको पाकिस्तान में और इनको हिंदुस्तान में, इन अपने अपने घरों को छोड़ करके जाना पड़ रहा था, और इनको भी टेम्परेरी आवासों में, टेम्परेरी शेल्टर में अपना जीवन बिताना पड़ रहा था, और उन टेम्परेरी शेल्टर्स को बोलते थे रिफ्यूजी कैंप्स। क्या बोलते थे, रिफ्यूजी कैंप्स। कभी कभी इन रिफ्यूजी कैंप्स में बच्चों 1 महीने तक समय गुजारना पड़ता था, कभी कभी 1 साल तक भी इनको वहां पर रहना पड़ता था। और रिफ्यूजी कैंप्स में जीवन अच्छा नहीं होता है। बॉर्डर के दोनों साइड का एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सिस्टम सब खत्म था, कोई सिस्टम ही नहीं था, कोई किसी की नहीं सुन रहा था, सरकार किसी की नहीं सुन रही थी, आपको क्या परेशानी है क्या नहीं है, कुछ नहीं सुन रही थी। जो ऑफिसर है वो उनके हिसाब से ट्रीट कर रहे थे लोगों को। अभी आएगा बच्चों, देखना कितनी खतरनाक कंडीशन है। ये तो अपना पहला पेज हुआ बच्चों, ठीक है, अगला चलते हैं। सेकंड, देखिए अगर सेकंड की बात करें भाई, अब जो पॉइंट आने वाला है उसको ध्यान से देखना भाई, महिलाओं के बारे में पॉइंट है, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो देखो बच्चों ध्यान से, अगर मैं आपको बताऊं तो देखना बच्चों ध्यान से, कि जो महिलाएं थी बच्चों, ठीक है, उनको किडनैप किया जा रहा था बच्चों। किडनैप लिख लेना बच्चों, इसका मतलब, ठीक है, अबडक्टेड मतलब होता है किडनैप कर लेना, ठीक है, वो वर्ड उन्होंने थोड़ा टफ ले लिया, इसका मतलब आप किडनैप लिख सकते हो, ठीक है। उनको किडनैप किया जा रहा था, उनके साथ रेप किया जा रहा था, उनके साथ उन पर अटैक किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था। समझ पा रहे हो पार्टीशन कितनी खराब। और अच्छा, इन सब में जो गवर्नमेंट थी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि देश के हालात ही ऐसे हो गए थे भाई, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कौन हिंदुस्तान है, कौन किधर हिंदुस्तान है, किधर पाकिस्तान है, किधर के लोग हिंदुस्तानी कहलाएंगे, किधर के लोग पाकिस्तानी कहलाएंगे, कोई स्पेसिफिक बॉर्डर तो थी नहीं। और ये सबसे ज्यादा अगर बात करूं तो पंजाब और कोलकाता, बंगाल, भाई इधर ज्यादा देखने को मिल रहा था ये। तो महिलाओं को किडनैप किया जा रहा था, रेप किया जा रहा था, उनके साथ अटैक किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, और महिलाओं को जबरदस्ती बच्चों अदर रिलीजन में कन्वर्ट कराया जा रहा था, दूसरे धर्म में इनको कन्वर्ट कराया जा रहा था, और मैरिज के लिए भी इनको फोर्स किया जा रहा था कि भैया हमारे साथ शादी करो और हमारा धर्म अपनाओ। जैसे कि एग्जांपल दूं, अगर मान के चलो पाकिस्तान की बात करूं, तो पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू महिला है, तो इस हिंदू महिला को जबरदस्ती मैरिज के लिए फोर्स किया जा रहा था, प्लस इसका जो रिलीजन है हिंदू रिलीजन, इसको कन्वर्ट कराया जा रहा था मुस्लिम रिलीजन में। किसमें कन्वर्ट कराया जा रहा था बच्चों? मुस्लिम रिलीजन में कराया जा रहा था कन्वर्ट, इतना याद रखना है। तो भाई अपन कह सकते हैं कि पार्टीशन की कॉन्सिक्वेंसेज अगर अपन देखें ना बच्चों, तो इतनी खराब है कि भाई जो महिलाएं थी उनको किडनैप किया जा रहा था, रेप किया जा रहा था, अटैक किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, और फोर्सफुली कन्वर्ट टू अदर रिलीजन, और उनको जबरदस्ती दूसरे धर्म में कन्वर्ट कराया जा रहा था बच्चों। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया है, पाकिस्तान। चलिए, तो ये बात भी आप समझ गए बच्चों, ठीक है। अगला अगला देखो बच्चों, जो मैंने आपको बताया था कि भाई दोनों साइड की अगर अपन बात करें तो पॉलिटिकल मशीनरी और एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी। आप सिंपल याद रखो कि भाई एक तो राजनीतिक व्यवस्था दोनों साइड की, प्लस अपन कह सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें जितने भी ऑफिसर वगैरह हैं वो सब प्रशासनिक व्यवस्था, इधर राजनीतिक व्यवस्था। भाई अगर दोनों साइड की बात करें बच्चों, ठीक है, तो पॉलिटिकल मशीनरी राजनीतिक व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी प्रशासनिक व्यवस्था, दोनों साइड की फैलती बच्चों, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था या नहीं कर पा रहा था, अपन ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और हुआ क्या कि भाई पहली बात तो इतनी याद रखनी है कि भाई पॉलिटिकल मशीनरी और एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी दोनों साइड की फैलती। जो ऑफिसर हुआ करते थे वो जैसा लोगों के साथ ट्रीट कर रहे थे, जैसा मतलब लोगों के साथ ट्रीट करना चाह रहे थे वो कर रहे थे। उनके ऊपर किसी प्रकार का भाई फाउंडेशन तो था, लेकिन पता किसको चल रहा है भाई, सुन किसकी रहा है। पार्टीशन की प्रोसेस में सरकार अपना ध्यान रख रही है, सरकार देश का ध्यान रख रही है, एक व्यक्ति की परेशानी को कौन सुनेगा। सबसे खतरनाक कंडीशन थी बच्चों ये। अगला अगर बात करें, ध्यान से देखना इधर, कि भाई पार्टीशन की वजह से डिवाइड हो गया था बच्चों। पार्टीशन ने बांट दिया था, किस किस को बांट दिया था? कम्युनिटीज को बांट दिया था, समुदायों को बांट दिया था बच्चों। किन को बांट दिया था? समुदायों को बांट दिया था। समुदायों कैसे? एक बना दिया भाई हिंदूज,
इनको अलग कर दिया। एक मिनट, हिंदू अलग हो गए भाई, मुस्लिम अलग हो गए, मुस्लिम्स अलग हो गए। तो आप कह सकते हैं कि भाई अब जो ये दोनों समुदाय के लोग थे, सिख अपन कह सकते हैं अपने पास, हाँ इनके साथ थे बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों समुदाय जो थे बच्चों, ये दोनों समुदाय बट चुके थे। ये वाले जो मुस्लिम लोग थे ये बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे इनको, और ये हिंदू और सिख ये भी बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे मुस्लिमों को। जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा थी वहां पे हिंदू और सिख नहीं जाते थे, जहां पे हिंदू और सिख कम्युनिटी ज्यादा थी वहां पे मुस्लिम जाना अवॉइड करते थे। प्लस और किसको बांटा, फाइनेंशियल एसेट्स को बांट दिया बच्चों, संपत्ति को बांट दिया। भाई संपत्ति का बंटवारा हो गया, संपत्ति का बंटवारा हो गया पार्टीशन की वजह से। ऑब्वियसली बात है भाई, पहले पूरा एक देश हुआ करता था, अब संपत्ति भी बट गई। संपत्ति के साथ साथ में गवर्नमेंट रिसोर्सेज भी बट गए थे। संपत्ति के साथ साथ में क्या बट गए थे, गवर्नमेंट रिसोर्सेज भी सारे के सारे बट गए थे, इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये पार्टीशन ने किस किस चीज को बांट दिया, लोगों को बांट दिया, ठीक है, कम्युनिटीज को बांट दिया, ठीक है, गवर्नमेंट एसेट्स को बांट दिया, ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट रिसोर्सेज को बांट दिया, फाइनेंशियल एसेट्स को बांट दिया, किसने, पार्टीशन ने, इतना याद रखना है बच्चों, ठीक है। अगला देखो बच्चों, अगली बात करें हम, जो चीजें मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं बच्चों जो मिट जा रही हैं, जैसे मैंने अभी जो लिखा वो मिट गई है, तो जब आप क्लास देखें ना बच्चों तो क्लास के साथ ही बना लिया करो इनको, ठीक है। अगला बात करें बच्चों प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की बात करें भाई, तो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में 8 मिलियन लोग माइग्रेट हुए थे बच्चों, 8 मिलियन लोग इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया। कितने लोग माइग्रेट हुए, 8 मिलियन पीपल माइग्रेट हुए थे बच्चों। अब जैसे मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा ये अपने आप चला जाएगा, गायब हो जाएगा। तो आप भाई जब मैं लिखा रहा हूँ तो यहीं पे आप ऐसे करके लिख लें इसको, ठीक है। तो सुनिए, तो बच्चों इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया 8 मिलियन पीपल माइग्रेट हुए थे बच्चों, इधर से उधर, इतना याद रखना है। दूसरी बात 5 लाख to 1 मिलियन, याद रखना है बच्चों, 5 लाख से लेकर के 1 मिलियन तक लोग मारे गए थे बच्चों इस हिंसा में, इस वायलेंस में। 5 लाख से लेकर के 1 मिलियन तक लोग इस वायलेंस में मारे गए थे, इतना याद रखना है। तो अगर हम कहें कि भैया कॉन्सिक्वेंसेस क्या थी, तो कॉन्सिक्वेंसेस समझ पा रहे हो बच्चों, महिलाओं के साथ कितना गलत हुआ। अब ये तो मैंने आपको ऐसे समझा दिया, मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई मॉडल ऑफ द स्टोरी अगर निकालें, मॉडल ऑफ द स्टोरी अगर अपन निकालें इसका, तो अपन कह सकते हैं कि इस टाइम पर पार्टीशन की वजह से जो कम्युनिटीज में डिवाइडेशन था वो बिल्कुल पीक पर था बच्चों। किस पर था, लास्ट वाली लाइन अपनी है कि बिल्कुल पीक पर था बच्चों, ठीक है। मतलब अपन कह सकते हैं कि संप्रदाय के तौर पर लोग बिल्कुल बट गए थे बच्चों, किसकी वजह से, ये अपनी अपन कह सकते हैं कि भाई अपनी कंक्लूजन वाली लाइन है। ये क्या है बच्चों, अपनी ये कंक्लूजन वाली लाइन है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे लिखा भी है, मैं बताऊँ आपको, बस 1 मिनट लगेगा। इसको देखो आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखना भी, ये आ गया। देखो अगर बात करें, देखो कम्युनल वायलेंस हैड रीच्ड इट्स पीक, कि भाई कम्युनल वायलेंस जो था, सांप्रदायिक हिंसा जो थी, क्या थी बच्चों, सांप्रदायिक हिंसा जो थी। अब सांप्रदायिक हिंसा का मतलब क्या है कि हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, मुस्लिम हिंदू को मार रहा था बच्चों। मतलब हिंदू पसंद नहीं कर रहे थे मुस्लिमों को, और मुस्लिम बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे हिंदुओं को। हिंदुस्तान में मुस्लिमों को लगता था कि वो इनसिक्योर हैं, और पाकिस्तान में हिंदूज और सिख को लगता था कि वो इनसिक्योर हैं, ठीक है। तो भाई अपन कहें कि भाई कम्युनल वायलेंस जो था वो 1947 में अपने पीक पर था बच्चों। ये इसकी कंक्लूजन वाली लाइन है। तो ये पूरी प्रोसेस किसकी है भाई, किसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये किसके रिजल्ट्स हैं, तो ये पार्टीशन के रिजल्ट्स हैं बच्चों। ये तो हुई आज की कहानी कि भाई आज हमने क्या जाना कि कॉन्सिक्वेंसेस जानी, जैसे महिलाओं के बारे में बात करी हमने, उनके साथ कितना गलत व्यवहार हुआ। उसके अलावा देखो अब अपन इसको समअप कर लेते हैं बच्चों, वो तो पढ़ लिया अपन ने, समअप कर लेते हैं। समअप करने के लिए क्या है, कुछ नहीं है, देखो 3-4 चीजें याद रखो। सबसे पहला अपने को याद रखना है कि पीपल का ट्रांसफर हुआ, ठीक है।
दूसरी बात, अगर अपन बात मोटा मोटा ऐसे याद रख लिया करो, वीमेन का आप महिलाओं के बारे में कंडीशन आपको पता है, कम्युनल जोन के बारे में पता है, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल मशीनरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी, ये दोनों फेल्ड थी, पता है आपको, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें बच्चों, तो जहाँ पर मुस्लिम लोग रहते थे वहाँ पे हिंदू जाना अवॉइड करते थे, जहाँ पे हिंदू रहते थे वहाँ पे मुस्लिम जाना अवॉइड करते थे, ठीक है। अगली बात करें बच्चों, तो ये सारी बात हुई। अगली बात करें बच्चों कि इसमें सबसे ज्यादा जो परेशानी आ रही थी वो किसको आ रही थी, माइनॉरिटीज को, माइनॉरिटीज को सबसे ज्यादा परेशानी आ रही थी। हाँ, अपन कह सकते हैं रिफ्यूजी कैंप, रिफ्यूजी कैंपों में उनको अपना जीवन बताना पड़ रहा था दोनों साइड का, ठीक है। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं भाई जो हमने देखी हैं। इसके अलावा कितने लोगों का ट्रांसफर, हाँ कितने लोग एक एक तरफ से दूसरी तरफ तरफ गए थे, तो 8 मिलियन पीपल, 8 मिलियन पीपल, ठीक है। कितने लोग मारे गए थे, 5 to 1 मिलियन लोग मारे गए थे बच्चों, ठीक है। तो ये मोटा मोटा भाई, अब देखो अगर आपने ये ऐसे लिख लिया ना बच्चों, अगर आपने ये हर टॉपिक में ऐसे लिख लिया, तो जब भी अगर आपको रिवीजन करना हो, भैया मुझे आज रिवीजन करना है, किस चीज का रिवीजन करना है, कि मुझे रिवीजन करना है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन का, सिंपल बात भैया, आपको एक पॉइंट लिखना है पीपल ट्रांसफर में, आपको एक पॉइंट लिखना है वीमेन की कंडीशन क्या थी उस टाइम पर, आपको एक पॉइंट लिखना है कम्युनल जोन में बट गए थे, आपको लिखना है कि भाई वहां पे पॉलिटिकल मशीनरी और एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी दोनों तरफ की फैलती, एक पॉइंट लिखना है कि भाई जहां पे मुस्लिम लोग रहते थे वहां पे हिंदू नहीं जाते थे, जहां पे हिंदू लोग जाते थे वहां पे मुस्लिम लोग नहीं जाते थे, एक पॉइंट लिखना है कि भाई माइनॉरिटीज, दोनों तरफ की जो माइनॉरिटीज थी उनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उनको रिफ्यूजी कैंपों में, या अपन कह सकते हैं कि भाई जो परमानेंट हाउस नहीं थे, परमानेंट शेल्टर नहीं था, उसमें उनको अपना जीवन बताना पड़ रहा था, कुछ कभी कभी महीनों तक, कभी कभी सालों तक। इसके अलावा 8 मिलियन पीपल मारे गए थे, 8 मिलियन पीपल का ट्रांसफर हुआ एक जगह से दूसरी जगह, और अगर गए तो 5 से 1 मिलियन लोग मारे गए थे। और कभी कभी वीमेन वाले में एक पॉइंट और जोड़ देना, आपकी बुक में जो दिया है, कभी कभी ऐसा भी होता था बच्चों कि फैमिली के मेंबर ही अपनी जो वीमेन, अब इसमें बच्चियां, वाइफ वगैरह सब आ गई, ठीक है। अपनी जो वीमेन थी बच्चों, अपने मतलब वो वीमेन क्या कर रही थी कि वो खुद जहर खा ले रही थी, मतलब वो खुद जहर खा लेती हैं। जैसे आप बॉर्डर नहीं, सॉरी, गदर मूवी है बच्चों, वो मैंने गलत बोल दिया, वो मूवी जो मैंने आपको बताई ना, बॉर्डर फर्स्ट नहीं देखनी, गदर फर्स्ट देखनी है, ठीक है। तो गदर मूवी फर्स्ट था, गदर ही बोला हो, पता नहीं मुझे। तो गदर मूवी फर्स्ट जब आप देखोगे बच्चों, तो उसमें जो बच्चियां होती हैं वो खुद जहर खा लेती हैं, क्यों, अपनी फैमिली का ऑनर बचाने के लिए, अपनी फैमिली का क्या बचाने के लिए बच्चों, ऑनर बचाने के लिए खुद जहर खा लेती हैं, स्वाभिमान बचाने के लिए बच्चों, ठीक है। तो ऐसी बुरी कंडीशन थी उस टाइम पर बच्चों, सोच के देखो तुम। तो अब अगर आपको बच्चों मान के चलो एग्जाम टाइम में, भाई आप 1 साल तक पढ़ेंगे बच्चों अपन, ये मैं रिवाइज भी कराऊंगा बार बार, तो भाई अब जब आप बच्चों एग्जाम टाइम में मान के चलो 2 दिन ही बाकी हैं, रिवीजन करना है, ऐसे तुरंत रिवीजन हो जाएगा आपका, समझ पा रहे हो बच्चों, तो ये कर लेना है। अब ये बात तो हो गई भाई, आज का टॉपिक एक अपन ने कंप्लीट किया, अब कल और परसों का भी अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, उसका भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ जल्दी जल्दी बच्चों, ठीक है, उसका भी एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। सबसे पहला चलते हैं अपन इधर, चलिए बात करें चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, स्टार्टिंग से बात करते हैं बच्चों, ठीक है। भाई मैं आपका रिवीजन भी कराऊंगा बच्चों, देखो ऑनलाइन क्लास का ये फायदा रहेगा आपके लिए, सभी के लिए, ऐसा जैसे कि मैं ये तो मानता हूँ कि लेट क्लास आएंगी कभी कभी, ठीक है, ये तो हो सकता है, बट आपके लिए प्रॉफिट ये रहेगा कि हम अगली क्लास जब भी लेते हैं तो पीछे वाली क्लास का रिवीजन जरूर कराएंगे हम, ठीक है। उससे क्या रहेगा, आपका रिदम बना रहेगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए अगर बात करें, पहला टॉपिक हमारा क्या था, चैलेंजेस फॉर नेशन बिल्डिंग, चैप्टर का नाम मान के चलो, पहले टॉपिक मान के चलो, तो हमने देखा 15 अगस्त 1947 को, या 15 अगस्त 1947 को जो इंडिया या ब्रिटिश इंडिया था बच्चों, पाकिस्तान इंडिया और प्रोविंस में डिवाइड हो गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर बात करें तो हमारे पास एक तो पॉलिटिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, एक इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। फर्स्ट इलेक्शन हमारे हुए थे 1952 में, और हम अगर बात करें हमको इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, तो 1947 से लेकर के 1952 तक गवर्नमेंट किसने संभाली, तो उसके लिए एक अलग से गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसे इंतरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार कहा गया। पहला ये देखा था। अब मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं ताकि जिन बच्चों को याद है उनका भी टाइम ज्यादा खराब ना हो। चलिए दूसरी बात करें भाई, अगर फर्स्ट पीएम जो इंडिपेंडेंस आजादी मिलने के बाद में पहले पीएम जो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, ठीक है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपनी पहली स्पीच दी थी, उनकी स्पीच का जो टाइटल था वो था ट्रस्ट विद डेस्टिनी, इसका मतलब भाग्य के साथ
समझौता, ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर अपन बात करें कौन कौन से चैलेंजेस और थे इसके अलावा, तो एक तो पॉवर्टी, गरीबी मेन चैलेंज था बच्चों। इसके अलावा अपन कह सकते हैं यूनाइटेड इंडिया, अखंड भारत, वहां सॉरी यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया नहीं है ये। अगर बात करें 90% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेबल थी भाई। अगर अपन बात करें अनएम्प्लॉयमेंट है ये अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या थी बच्चों। 90% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेबल थी और इंडस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं थी उस टाइम पर, ठीक है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं था। तो ये भी चैलेंजेस है बच्चों, ये भी आपको लिखने हैं, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके अलावा अगर बात करें 3 मेन चैलेंजेस कौन कौन से हैं, न्यू नेशन के क्रिएशन के लिए, नए राष्ट्र राज्य बनने के लिए 3 मेन चैलेंजेस दिए गए हैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला मेन चैलेंज था यूनाइटेड इंडिया, कि भारत को अखंड कैसे बनाया जाए, जिसमें इतनी सारी पॉपुलेशन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलीजन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कल्चर है, लैंग्वेज अलग अलग है, उसको अखंड कैसे बनाए, एक साथ कैसे जोड़ के रखें। तो पहला पॉइंट अपनी बुक में जो स्टार्ट होता है कि 15 अगस्त 1947 को अगर अपन बात करें पाकिस्तान, इंडिया और प्रोविंस बच्चों अलग अलग हो गए थे। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, 15 अगस्त को इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। ये तो बिल्कुल अलग हो गया था। चैलेंज ये था कि भाई इन प्रोविंस को इंडिया में मिलाना था, एक तो ये भी था। दूसरी बात अगर अपन बात करें बच्चों डिफरेंट क्या है कि भाई ऐसे भारत को अखंड करना है, ऐसे इंडिया को यूनाइटेड करना है। पहला चैलेंज यही है बच्चों, यूनाइटेड इंडिया को बनाए रखना। ऐसा भारत जिसमें लैंग्वेज अलग हो, रिलीजन अलग हो, कल्चर अलग हो, सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंस हो, ऐसे इंडिया को यूनाइटेड कैसे बनाया जाएगा, अखंड भारत कैसे बनाया जाएगा, ये एक मेन चैलेंज था बच्चों। सेकंड चैलेंज की बात करेंगे भाई कि गवर्नमेंट जो बनेगी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो कि ऐसी सरकार जो सभी के लिए है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब ऐसी सरकार जो सभी के लिए हो, जनता के द्वारा, जनता के लिए। हाँ, ये वाली सरकार जैसे कहते हैं ना अपन कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है भाई, तो अपन छोटी क्लासों में पढ़ करके आते हैं, ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा बनाई जाए और जनता के लिए बनाई जाए, वही है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जिसमें अपन कह सकते हैं पावर सोर्स कौन होता है, अब यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ बच्चों। डेमोक्रेसी में पावर सोर्स, ये पूरी पीडीएफ आपके पास है बच्चों। डेमोक्रेसी में पावर सोर्स क्या होता है बच्चों, तो पीपल होता है बच्चों, ठीक है। अब डेमोक्रेसी जो बनाई गई थी बच्चों फॉर्म, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए बहुत सारे प्रोविजन रखे गए। जैसे अगर अपन बात करें एक प्रोविजन डीपीएसपी रखा गया बच्चों। डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, सोशल वेलफेयर के लिए डीपीएसपी को लाया गया था बच्चों, ठीक है। हाँ, डीपीएसपी क्या होते हैं बच्चों, अनजस्टिबल होते हैं, गैर न्यायिक होते हैं, मतलब इनको लेकर के आप आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं बच्चों। डीपीएसपी की बात करें तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आते हैं बच्चों। डीपीएसपी पार्ट नंबर 4 में आते हैं बच्चों। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल पार्ट 22 होते हैं बच्चों, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वोट दिया गया है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा इक्वलिटी के लिए राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। सोशल वेलफेयर के लिए जैसे मिड डे मील स्कीम चलती है, इंदिरा रसोई योजना चलती है, वो सारी बातें। पार्ट नंबर 3 की बात करें तो इसमें पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट आते हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं बच्चों, ठीक है। फंडामेंटल राइट की बात करेंगे 6 फंडामेंटल राइट हो सकते हैं और ये जस्टिबल होते हैं, मतलब अगर एक भी फंडामेंटल राइट के साथ गलत होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 32 के द्वारा। 36 नहीं है यहाँ पर, 32 है बच्चों, ठीक है। 32 के द्वारा आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो बच्चों। कंप्लीट है ये। 36 में स्टेट के बारे में डिफाइन किया गया है, ये जस्टिबल होते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो सेकंड चैलेंज क्या था कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कैसे बनाई जाए। सेकंड चैलेंज क्या था कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म कैसे किया जाए, फॉर्म करने के बाद इसको बनाया कैसे रखा जाए, कि बना तो दी लेकिन इसको चलाएं कैसे आगे। तो ये मैंने जल्दी जल्दी आपका पूरा रिवीजन कराया। अगला चैलेंज क्या था भाई, वो भी देखो। अगला चैलेंज था कि डेवलपमेंट, विकास कैसे करें। भाई ठीक है, आपने यूनाइटेड इंडिया कर लिया, आपने डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बना ली, नया राष्ट्र बनाने के लिए, न्यू नेशन के क्रिएशन के लिए। अब डेवलपमेंट कैसे करें, तो देखो डेवलपमेंट करना है, एक चैलेंज तो ये है गरीबी को भी कम करना है, और गरीबी को कम करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि इफेक्टिव पॉलिसीज कैसे बनाई जाएं। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी की अगर बात करूं, गरीबी की अगर बात करूं कि गरीबी को खत्म करना है, तो इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि इफेक्टिव पॉलिसीज कैसे बनाई जाएं, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया भाई, डीपीएसपी लाए गए। डीपीएसपी सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, जिसमें इसके साथ साथ में फिर क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया गया और पॉवर्टी को खत्म करने के लिए नई नई इफेक्टिव पॉलिसीज बनाई गई, ठीक है। न्यू नेशन के लिए 3 मेन चैलेंज है बच्चों, यूनाइटेड इंडिया, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट। याद रखना है बच्चों, ये अपना पहला टॉपिक खत्म भाई, कितना सही रहा। तो भाई ऐसे आपको ये क्लासें काफी बेनिफिट देने वाली हैं बच्चों, टेंशन आपको नहीं लेना है। आपके एग्जाम से पहले आपको आपकी एनसीईआरटी का हर टॉपिक याद होगा, अगर आप टाइम पर पढ़ते हो तो बच्चों। और याद नहीं होता है, आपको लगता है सर मैं टाइम पर पढ़ भी रहा हूं फिर भी याद नहीं, तो आप मुझे बताओ।
एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार भी रिवीजन करना पड़े ऑनलाइन क्लासेस का मैं कराऊंगा बच्चों, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगला देखो आगे बच्चों, फिर अगर बात करें पार्टीशन की बात करें, वही 14-15 अगस्त की रात को बच्चों क्या हुआ, ब्रिटिश भारत पाकिस्तान इंडिया और प्रोविंस में बट गया था बच्चों, ठीक है। अगर बात करेंगे अपन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी बच्चों, वो 1947 में अपन कह सकते हैं यहाँ से बाहर, और 14-15 अगस्त को पाकिस्तान अलग, इंडिया 15 अगस्त को अलग बच्चों, ठीक है, और प्रोविंस बन गए थे बच्चों। आगे पार्टीशन भाई बाय क्यों हुआ था, रीजन क्या था, तो अपन ने देखा था कि भाई हमारे इंडिया में अगर बात करें, ब्रिटिश इंडिया में, तो कांग्रेस पार्टी थी और एक मुस्लिम लीग पार्टी थी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के जो मेन हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और मुस्लिम लीग के जो मेन हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना थे बच्चों, ठीक है। मुस्लिम लीग जो पार्टी थी बच्चों, इधर देखो बच्चों, मुस्लिम लीग जो पार्टी थी वो टू नेशन थ्योरी लेकर के आई। टू नेशन थ्योरी कहती है कि भाई मुस्लिमों के लिए एक अलग से देश बनाया जाएगा जिसे पाकिस्तान कहा जाएगा। कांग्रेस जो थी बच्चों टू नेशन थ्योरी को अपोज कर रही थी, भाई इसकी बुराई कर रही थी कि टू नेशन थ्योरी को मत लाओ, लेकिन मुस्लिम लीग ने नहीं मानी बच्चों, मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं मानी बच्चों। फिर 1940s में क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं, और ब्रिटिश रोल की वजह से क्या होता है कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना का वर्चस्व थोड़ा बड़ा, जैसे इसका वर्चस्व बड़ा, ये टू नेशन थ्योरी लेकर के आया, कांग्रेस ने इसको अपोज किया, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की बात नहीं मानी। फिर फाइनली क्या होता है, 14-15 अगस्त को पाकिस्तान, मतलब 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हो जाता है, 15 अगस्त को इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है और पाकिस्तान बन गया। तो ये पार्टीशन क्यों हुआ था, ये वाली बात है, कैसे हुआ था, ठीक है। अगला कि भाई अगर अपन बात करें प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, प्रो पार्टीशन नहीं, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की बात करें तो भाई 4 मेन चैलेंजेस हैं। कौन कौन से चैलेंजेस हैं, तो सुनिए। सबसे पहला चैलेंजेस था भाई प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में ज्योग्राफिकल चैलेंजेस। सबसे पहला चैलेंजेस कौन था बच्चों, ज्योग्राफिकल चैलेंजेस, जिसमें क्या था, दूसरा कौन सा था, लोकल अपोजिशन। पहला चैलेंजेस ज्योग्राफिकल चैलेंजेस, दूसरा था लोकल अपोजिशन। ज्योग्राफिकल चैलेंजेस की बात करें, सिंगल मेजोरिटी एरिया ऐसा नहीं था, मतलब एक भी मेजोरिटी ऐसा एरिया नहीं था बच्चों जहां पर केवल मुस्लिम कम्युनिटी रहती हो पूरे भारत में। ज्योग्राफिकल चैलेंजेस में इतना याद रखना है कि पूरे भारत में एक भी सिंगल एरिया ऐसा नहीं था जहां पे केवल मुस्लिम मेजोरिटी रहती हो। भाई सब ऐसा एक भी एरिया नहीं है जहां पे केवल मुस्लिम लोग रहते हो, हर धर्म के लोग रहते थे सब जगह पर, ठीक है। फिर भी पाकिस्तान जब बनाया गया तो एक ईस्ट वाला हिस्सा दे दिया गया उसको, एक वेस्ट वाला हिस्सा दे दिया गया बच्चों। ईस्ट वाला हिस्सा जो था बाद में जाकर के बांग्लादेश बना बच्चों, अपन ने उसको आजाद कराया, ठीक है। दूसरी बात लोकल अपोजिशन क्या थी, तो हमने देखा भाई लोकल अपोजिशन में कि मुस्लिम मेजोरिटी जो थी बच्चों वहां पे पाकिस्तान था बच्चों, ठीक है। अब अगर बात करें कि भाई लोकल अपोजिशन की बात करें कि मुस्लिम मेजोरिटी जहां पर थी उसको पाकिस्तान डिक्लेयर किया गया, लेकिन फिर भी सभी मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया पाकिस्तान नहीं चाहते थे। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है बच्चों नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जहां पर इसके लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, लेकिन इनकी बात को किसी ने सुना नहीं। और बच्चों बाद में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस को बाद में किसमें मिला लिया बच्चों, पाकिस्तान में मिला लिया था। तो लोकल अपोजिशन में क्या लोग हो गए कि भाई जो पूरे के पूरे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे वो सभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, कुछ तो चाहते थे और कुछ नहीं चाहते थे। ज्योग्राफिकल चैलेंज में क्या लिखना है कि भाई जो मेजोरिटी मुस्लिम एरिया थे वो सब जगह नहीं थे, मतलब भारत में एक भी ऐसा एरिया नहीं था जहां पे केवल मुस्लिम रहते हो। पाकिस्तान बनाए तो बनाए कैसे, कौन सा एरिया दें भाई आपको, तो वो डिसाइड ही हुआ कि भाई एक ईस्ट वाला दे देंगे और एक वेस्ट वाला दे देंगे। अगला थर्ड नंबर का जो चैलेंज है बच्चों पार्टीशन ऑफ प्रोविंस। पार्टीशन ऑफ प्रोविंस में भाई दो प्रोविंस का एग्जांपल याद रखना है, एक तो पंजाब और एक बंगाल। पंजाब की बात करें बच्चों तो यहाँ पर मुस्लिमों के अलावा लार्ज नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन भी रहती थी। बंगाल में अगर बात करें बच्चों तो लार्ज नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर भी रहती थी, मतलब मुसलमान तो रहते थे यहाँ पर, लेकिन मुसलमान के अलावा और लार्ज बड़ी संख्या में नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पंजाब में भी रहती थी, बंगाल में भी रहती थी। जब इन दोनों का डिवाइडेशन हुआ बच्चों किस आधार पर, रिलीजियस मेजोरिटी के आधार पर, धर्म की बहुलता के आधार पर, प्लस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनको डिवाइड किया गया बच्चों। तो 14-15 अगस्त की रात को पंजाब पाकिस्तान और इंडिया बना। तो फिर क्या हुआ बच्चों कि यहाँ के पंजाब के और बंगाल के आधे लोगों को तो ये भी पता नहीं था कि भाई वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है। क्यों, क्योंकि भाई रिलीजियस मेजोरिटी के आधार पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिवाइडेशन हुआ भैया। अब किस डिस्ट्रिक्ट में इंडिया किस में पाकिस्तान पता नहीं, लोगों को भी पता नहीं था वो कहां पर है, ठीक है। तो ये कौन सा है भाई, पार्टीशन ऑफ प्रोविंस। एक और चैलेंज पढ़ना है भाई हमने को। अगला बच्चों देखो लास्ट मेजोरिटी इश्यूज। मेजोरिटी इश्यूज मतलब हम बात करें
तो भाई इंडिया में अगर बात की जाए जो मुस्लिम लोग थे बच्चों, इंडिया में अगर बात की जाए बच्चों जो मुस्लिम लोग थे, ठीक है, और पाकिस्तान में अगर बात करें बच्चों मेजोरिटी में, अब देखो सुनो ध्यान से कि इंडिया में जो मुस्लिम लोग थे उनको लगता था भाई कि हम इनसिक्योर हैं इंडिया में, तो हमको जाना चाहिए पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जो हिंदूज और जो सिख थे उनको लगता था कि भाई पाकिस्तान में इनसिक्योर है, तो उनको कहाँ जाना चाहिए, इंडिया में जाना चाहिए, ठीक है। तो उस वजह से अपन कह सकते हैं कि भाई जो मेजोरिटी इशूज भी चल रहा था, क्या चल रहा था, मेजोरिटी इशूज भी चल रहा था कि जिधर मेजोरिटी जिस कम्युनिटी की ज्यादा थी उस कम्युनिटी का वर्चस्व उधर ज्यादा था और माइनॉरिटी वालों को हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था बच्चों। तो ये हमने प्रोसेस ऑफ पार्टीशन का रिवीजन कर लिया है, पार्टीशन का रिवीजन कर लिया। चैलेंजेस ऑफ न्यू नेशन 3 पॉइंट वो देख लिए बच्चों, पार्टीशन क्या होता है वो देख लिया, इसकी इसका प्रोसेस ऑफ पार्टीशन इसका रिवीजन भी कर लिया। तो आज की क्लास में हमने 4 टॉपिक कर लिए बच्चों, 3 टॉपिक का तो रिवीजन, 1 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब कल वाली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया जानेंगे, आगे की बात कंप्लीट करेंगे। कैसी लगी आज की क्लास आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये क्लास यूट्यूब पर भी आई है, तो जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पर देख रहे हैं अगर आप भी चाहते हैं कि 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सीधा मेरे से, और मेरे से कॉन्टैक्ट करना काफ़ी ईजी है। आप या तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो या फिर आप सीधा मुझे कॉल कर सकते हो 9521216077 पर, इस पर मुझे सीधा कॉल कर सकते हो और आप कह सकते हो कि भाई मुझे 12th क्लास 11th क्लास या 10th क्लास का बैच ज्वाइन करना है। हमारी फीस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्लासेज आपको उसी टाइप में मिलेंगी, हाँ क्लासेज रेगुलर मिलेंगी ये तो नहीं है, लेकिन एक दो दिन में आपको क्लासेज मिलती रहेंगी। और जब भी क्लास आएगी तो पिछली वाली क्लास का रिवीजन कराया जाएगा, इस तरीके के आपको पूरे के पूरे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको प्रिंटेड नोट्स जो कि हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में, बोथ लैंग्वेज में होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आसपास रहते हैं कभी कभी उनका टेस्ट ऑफलाइन भी कंडक्ट कराया जा सकता है या टेस्ट ऑफलाइन कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, तो भाई हम हर एक महीने में सब स्टूडेंट से मिलने की पूरी ट्राई करेंगे, पूरे कोशिश करेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन टेस्ट तो आपको कंडक्ट कराए जाएंगे टाइम टू टाइम, वो सारी बातें आपके लिए होने वाली हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।